9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रही है। कि अमीर का चिराग जलने दो और गरीब की झोपड़ी जलने दो। कोई सरकार आ जाओ, ये तो बढ़ाते रहे। जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा थोड़ा लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद सारे एक ही उसके हैं। भाई ऐसे कैसे हर रोज 80 पैसे? तो इस 80 पैसे के पीछे सरकार का एक तर्क है। रोइए मत, खुश होइए, आप राष्ट्र निर्माण के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। तो यूं है 80 पैसे की दास्तान। अब से थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि ये जो 80 पैसे का आप बड़ा अहम योगदान कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, वो कैसे फायदा पहुंचा रहा है। ये तर्क है सरकार के और उस पर घमासान भी छिड़ा हुआ है। तो पेट्रोल और डीजल एक बार फिर से महंगा हो गया है और 10 दिन में 9 बार महंगा हुआ है और 6 बार 80 पैसे से महंगा हो रहा है। आप अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, दिल्ली की अगर आप बात करें तो आप जैसे देख सकते हैं 101 रुपए, करीब 102 रुपए का हो गया है पेट्रोल और 93 रुपए का डीजल है। यानी कि अब ये भी 100 पार कर जाएगा इस रफ्तार पर। तो वहीं मुंबई में आप रेट देख लीजिए, पेट्रोल कहां 116, 117 हो गया है, डीजल वहां 100 टच कर चुका है, सेंचुरी बन गई डीजल की मुंबई में। कोलकाता में 111 रुपए का पेट्रोल है, डीजल 96 रुपए का। चेन्नई में 108 रुपए होने जा रहा है पेट्रोल और 97 रुपए 52 पैसे का है डीजल। अब आपको बताते हैं ऐसे शहर जहां पेट्रोल 111 रुपए लीटर पार है। तो श्री गंगानगर है 118.97, मुंबई में 116.72, भोपाल में 114.21, जयपुर में 114.07, पटना में 112.51, कोलकाता में 111.35। इसको लेकर के राजनीति भी तेज है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज उन्होंने धरना प्रदर्शन भी दिखाया और उसके बाद फिर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बोला है भारतीय रुपए में पेट्रोल के दाम अफगानिस्तान में 66 रुपए, पाकिस्तान में 62 रुपए, श्रीलंका में 72 रुपए, बांग्लादेश में 78, भूटान में 86, नेपाल 97 और भारत में 101.81। प्रश्न पूछो फकीर से, कैमरे पर बांटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर लूटे हिंदुस्तान। ये उनका ट्वीट था। आज उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कांग्रेस का जो धरना प्रदर्शन था वो दिल्ली में जो हुआ था वो विजय चौक यानी कि संसद के एकदम बाहर वीआईपी इलाके में होके खत्म हो गया। तो जो सबसे बड़ी बात आज हम पूछ रहे हैं, सवाल से ज्यादा हम आइए आपको बता रहे हैं क्रोनोलॉजी, 80 पैसे की क्रोनोलॉजी समझिए। राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार कहती है चाहिए 80 पैसे। हर सुबह की शुरुआत है 80 पैसे। नए भारत का नया सवेरा ही तो है 80 पैसे। विकास में भागीदार है ये 80 पैसे। रोइए मत, अब मुस्कुराइए भाई। सरकार आपसे मांगे हर रोज सिर्फ 80 पैसे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये कार्यक्रम और मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। महेश वर्मा, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर अरुण कुमार, अर्थशास्त्री, शशांक सौरभ, अर्थशास्त्री हैं, रीना गुप्ता, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी और रागिनी नायक, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी। रागिनी जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं। सरकार राष्ट्र निर्माण के लिए 80 पैसे ही तो मांग रही है रोज, निवेश की तरह कर दीजिए। संकेत, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राक्षसी सुरसा की तरह महंगाई विकराल रूप मोदी राज में धारण करती जा रही है और आम आदमी को, गरीब आदमी को निगलने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ी है। भाई, देश में तरक्की हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेशों में तरक्की हो ना हो, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में जो दाम है उनमें उनकी बढ़ोतरी होती जा रही है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की भी होती जा रही है। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। मैं उसके उलट एक सवाल पूछना चाहती हूँ
कि जनता को भुखाल करके, जनता के मुंह से निवाला छीन के, जनता के पेट पर लात मार के, जनता के दुपहिया चार पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल गायब करके, जनता की गृहिणियों के सिलेंडर से गैस को गायब करके, जनता के मुंह से निवाला और थाली से खाना गायब करके, जनता के जीवन से खुशी, चैन और अमन को गायब करके ये कैसा राष्ट्र निर्माण हो रहा है? और भाई ये 80 पैसा 1 रुपया 2 रुपया बटोरते बटोरते, टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट बढ़ाते बढ़ाते 26 लाख करोड़ रुपया मोदी जी अपनी जेब में डाल चुके हैं। और इस सारे पैसे से मोदी जी को तो महल रूपी सेंट्रल विस्टा मिल गया, उनको 8.5 करोड़ का हवाई जहाज मिल गया, उनको 12 करोड़ की गाड़ी भी अब उनके काफिले में एक नई शामिल हो गई है, और उनके 10-10 लाख के न जाने कितने नए सूट भी उनके जो वार्डरोब है उसमें शामिल हो गए होंगे। पर जनता को इससे क्या मिला? और राष्ट्र निर्माण बिना जनता की खुशहाली के, बिना जनता की तरक्की के कैसे होगा? 2 साल पहले यानी कि कोरोना की शुरुआत ही जब हुई थी, उस वक्त पेट्रोल और डीजल का दाम हमारे देश में 70 और 62 रुपया था। और कोरोना की मार जिससे लोगों की नौकरियां चली गई, काम धंधा ठप हो गया, लोगों के घर में चूल्हा जलना बंद हो गया, उन 2 सालों में जब कोरोना की सबसे भीषण लहरों ने हमारे देश पर आघात किया, बढ़ के पेट्रोल और डीजल का दाम कहां पहुंच गया है? आज आप दिखा रहे हैं 118 रुपए तक पहुंच गया। और एक अंतिम बात मैं और कहूंगी कि ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी कहती थी कि जनता को की मदद के लिए एक न्याय स्कीम की जरूरत है, आप हमारा नाम मत लीजिए, आप श्रेय भी ले लीजिए, नाम भी अपना रखिए, पर एक इकोनॉमिक पैकेज दीजिए मदद के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, तब मोदी जी बूस्ट करना तो छोड़िए, अच्छे दिन तो छोड़िए, महंगे दिन पे महंगे दिन लादे जा रहे हैं। और आज कांग्रेस ने देशव्यापी महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू किया। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल ठीक है। मोदी जी तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। किसमें विश्व गुरु बन रहे हैं? भूखमरी में विश्व गुरु बन रहे हैं, सारे आंकड़े बता रहे हैं। महंगाई में विश्व गुरु बन रहे हैं। हमारे सारे पड़ोसी देश, आपने वो आंकड़ा दिखाया, सब जगह पेट्रोल और डीजल का दाम भारत से कहीं ज्यादा कम है, लेकिन भारत में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। तो ये सवाल मैं आपके पास आना चाहता हूं पड़ेगा, और ये वाजिब सवाल है महेश जी, कि आखिर इतनी महंगाई क्यों? ये सवाल अर्थशास्त्रियों से भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए कि ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है तो उसका असर पेट्रोल और डीजल के दाम में दिखता है, लेकिन चुनाव के वक्त इसमें ब्रेक लग जाती है। चलिए, इस बात पे तो हम बहुत बार बहस कर चुके हैं, लेकिन ये जो टैक्स वसूला जा रहा है, ये जो वसूली टाइप मानसिकता है कि इतना टैक्स लगा दो कि सारा रिकवरी उसी में से हो जाए, आपको लगता है ये ठीक तरीका है? आप दे दीजिए ऑयल कंपनीज को, उनको बोल दीजिए चलो जाओ डीरेगुलेट, मार्केट के हिसाब से चलाओ, तो आप टैक्स कम कर दीजिए। नहीं, उससे ज्यादा संकेत जी, इसको लेकर दुष्प्रचार का जो तरीका है, जो तौर तरीका खोजा जा रहा है, जो झूठ बोला जा रहा है इसके नाम पर, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अब राहुल गांधी जी जैसा नेता, 80 पैसा तो राहुल गांधी जी जैसा नेता वहीं पे आ रहा है। अगर ये कहे कि भाई श्रीलंका और पाकिस्तान में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत से कम है, ऐसी बुद्धिमत्ता पे और ऐसी इंफॉर्मेशन पे, ऐसी जानकारी पे लानत मलानत है। वो आप छोड़ दीजिए, वो राजनीतिक आर्गुमेंट है। मेरा सवाल कांग्रेस के राहुल गांधी ने जो बोला वो छोड़ दीजिए। आपको इसीलिए मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है, जिस तरीके से टैक्स में राहत, महंगाई से मुक्त करिए। एक सेकंड, पहले तो बहुत भारी भरकम टैक्स सेंट्रल एक्साइज का, उसके बाद दिवाली के टाइम में उसमें राहत, लेकिन फिर अब दोबारा ये जो वसूली टाइप मानसिकता है कि सारा पैसा, इसको बहुत सारे अर्थशास्त्री कहते हैं लेजी टैक्स, कि और कोई तरीका नहीं, बस धनाधन इसी चीज पर टैक्स लगाते रहिए। राष्ट्र निर्माण का नाम और चिपका दीजिए कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। राष्ट्र निर्माण 80 पैसे की जो वसूली, या जो भी आप उसको उपमा दो, विशेषण दो, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि आज जो स्थिति और परिस्थिति है और जो हमारी नीति है, वो एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देश का बच्चा समझ रहा है कि आज कोरोना काल में कैसी महामारी रही, किस तरह की दुश्वारियां रही, किस तरह से देश को संभालते हुए सरकार आगे बढ़ी। अब उसके बाद युद्ध काल आया, और आपको और सुन के हैरानी होगी, जो मैं बार बार आपके डिबेट में भी कहता हूं, जो 93% हम
तेल आयात कर रहे थे, उसकी निर्भरता हमने लगभग 30% कम कर ली इन 5-7 सालों में। अगर वो कम नहीं किए होते तो आज क्या हालत होती, ये सुन के पसीने छूट जाते हैं। भाई, ये राहुल गांधी मेरा बस ये कहना है महेश जी, ये उन लोगों वो तो गनीमत मनाइए कि आज की रेट में मतलब ये दाम कम नहीं करेंगे, आपका दाम, भाई मेरा सवाल यही है कि आप गनीमत मनाइए कि अभी जनता आपसे वो तीखे सवाल नहीं पूछ रही है, और जैसे ही कोई ये सवाल पूछता है आप तुरंत अपनी राजनीतिक जीत जो है वो उस पर दे मारते हैं कि देखो हमने 4 चुनाव जीत लिए, 5 जीत लिए, 6 जीत लिए। ये बात मैंने आपसे शुरू में कही कि स्थिति और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारी नीयत और हमारी नीति में कोई फर्क नहीं है। हम जिस नियत और नीति के साथ काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है। रीना गुप्ता, मैं आपके पास आना चाहता हूं। रीना गुप्ता, ये सवाल मैंने दरअसल बहुत सारे वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं से बात की। एक सेकंड रागिनी जी, आता हूं मैं आपके पास। रीना गुप्ता से ये सवाल पूछना चाहता हूं। अगर रीना जी नहीं मुद्दा उठाते हैं तो उसको प्रॉपर एड्रेस करिए। प्रॉपर एड्रेस करेंगे। और मैं एक सवाल, ये जो नियत और नीति, एक सेकंड, नियत और नीति की बात हो रही है, तो बताइए, नियत और नीति की बात हो रही है, उस पर रीना गुप्ता से मेरा सवाल। एक सेकंड महेश जी रुकिए, चर्चा को आगे बढ़ाएं वरना हम इसी में उलझ के रह जाएंगे। रीना गुप्ता, बीजेपी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं से बात की और उनका यह कहना है, और मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या आकलन है, इतना दाम बढ़ता चला जा रहा है और हम वो जो जमीन पर जो धरना प्रदर्शन या क्रोध या गुस्सा है वो उस तरीके का देखने नहीं मिलता। तो बीजेपी का आकलन यह है कि लोगों को बीजेपी की नियत और नीति पर भरोसा है, कि लोग समझ रहे हैं कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, शायद इसी वजह से बढ़ रहा है। नियत और नीति पर भरोसा है। मैं आपसे इस बात का जवाब चाहता हूं कि इस बीजेपी के इस विश्लेषण को आप किस तरीके से देखते हैं, नियत और नीति का? देखिए संकेत जी, ये तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि अगर इनकी नियत ठीक होती तो ये जनता को राहत देते। सारी सरकारें टैक्स वसूल करती हैं, ये कोई अनूठी सरकार नहीं है, लेकिन सरकार का क्या जिम्मेदारी होती है कि आप टैक्स वसूली इस तरह से करें कि आम आदमी, आम औरत को जो रोज की जो वस्तु हैं वो एक सही दाम पे उपलब्ध हो। तो ये जिस तरह से ये पेट्रोल पे और डीजल पे ये टैक्स कर रहे हैं, एक लगान की तरीके से टैक्स कर रहे हैं। दवाइयां महंगी हो गई हैं, दालें महंगी हो गई हैं, खाने का तेल महंगा हो गया है। जो लेजी टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन जिसको कहा जाता है, वो उसका ये एक उदाहरण है। और ये क्या कर रहे हैं, इनके करने से जो इनके दोस्त हैं, चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो जाए, आप देखिए पिछले 1 साल में अडानी जी और अंबानी जी की जो आय है वो कितनी गुना बढ़ गई है। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, सबसे ज्यादा जो सप्लाई करता है रेलवे को डीजल, आपके सवालों का सही सटीक जवाब है। और जब आपने बल्क डीजल का प्राइस बढ़ा दिया तो सीधे सीधे आप अंबानी जी को आप फायदा उठा रहे हैं। उसी के कंपैरिजन में देखिए, आप दिल्ली सरकार भी तो अपना टैक्स मैनेज कर रही है ना, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, फ्री राशन हो, फ्री स्कूल हो, हमने कुछ भी खत्म नहीं किया। हमने वो सारे टैक्सेस को ऐसे मैनेज किया जो आम आदमी है, आम औरत है, उसको जो रोज की जरूरत है वो सही दाम पे मुहैया हो सके। लेकिन आपकी नियत ही नहीं है। क्या रागिनी जी क्या कह रही हैं? दिल्ली के बारे में कुछ कहा जा रहा है, रागिनी जी ने क्या बोला? एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इस समय दिल्ली में जो वैट है सबसे कम है, दिल्ली में पेट्रोल झूठ और कंप्लीट करने दीजिए। आप देखिए भोपाल में, ठीक है, एक करके राइट टू रिप्लाई, एक करके राइट टू। रागिनी जी और उसके बाद महेश वर्मा कुछ कहना चाहते हैं। रागिनी जी आपसे शुरू करते हैं। कंप्लीट तो करने दीजिए संकेत। इस समय मध्य प्रदेश में कंप्लीट कर लीजिए। डीजल पे टैक्सेशन 36% है, दिल्ली में वैट जो है सिर्फ 19% है। हमने सबसे ज्यादा हम बोल रहे होते तो राजनीति बोलने नहीं देते। वही कारण है कि चाहे आप आज की तारीख में जितने भी बड़े मेट्रोज देख लीजिए, दिल्ली, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी रीना जी। अब जरा आगे बढ़ाएं कार्यक्रम को। रागिनी जी का राइट टू रिप्लाई, उसके बाद महेश जी, एक करके। आपकी नियत यह है कि गरीब आदमी जो है उसको आप उसी से कंक्लूड करें, हाँ, और उसी पे आप मार डालते रहिए हर समय। ठीक है, रागिनी नायक का राइट टू रिप्लाई, उसके बाद महेश जी। आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि जीएसटी के एरियर जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को दे नहीं रही है, यानी मोदी सरकार तमाम उन प्रदेश सरकारों को नहीं दे रही है जहां पर गैर भाजपा सरकार है, उसके कारण उनके लिए वैट को कम करना टेढ़ी खीर के बराबर होता है। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में सबसे पहले हमने वैट को कम करके दिखाया। जहां तक दिल्ली की बात है, दिल्ली शीला जी के 15 साल के कार्यकाल में और उसके बाद अभी भी
रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हमेशा से रहा है, इसीलिए बहुत सारी स्कीम यहाँ पर लागू करना बहुत आसान है। अब हम देखते हैं, अब नीना जी मैं तो आपके बीच में बोली नहीं, मैं तो आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली, हमने 70,000 करोड़ बनाया है और उसको, इनफैक्ट सारा करप्शन बंद किया हमने, यही कारण है कि आज से भी की तारीख समय में दीजिए। अब आप दिल्ली बीच में ना सरकार का बोले, बजट एक एक करके रीना जी, ये ठीक नहीं है। अब आप एक एक करके गैस प्लीज। के दाम पहले पंजाब में कम करके दिखाइए, पहले मुफ्त के जो आपने सपने दिखाए वो पंजाब में करके दिखाइएगा, आपको मौका मिला है। मैंने सिर्फ ये कहा, उसके आगे कुछ नहीं किया। लेकिन मैं महेश जी से एक बात जल्दी से और कहना चाहती हूं कि महेश जी, अमित शाह जी ने कहा था चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश में कि भाजपा को जिताओ और सिलेंडर होली में मुफ्त पाओ। मुफ्त तो भूल जाइए, लगातार ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये कैसा आपका अर्थशास्त्र है, ये कैसा गणित है, ये कैसे आपकी स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के दौरान तो आप सब्ज-बाग दिखाते हैं, चुनाव के समय आप बहुत बड़ी दुकान सजाते हैं, उस वक्त दाम भी कंट्रोल हो जाते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वो अच्छे दिन के सपने महंगे दिन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आप चुनाव के समय इन्फ्लेशन को रोक सकते हैं, उस पर अल्प विराम लगा सकते हैं, तो चुनाव के बाद अचानक से कौन सी ऐसी मार अर्थ आपकी इकोनॉमी पर आ जाती है कि लगातार आपको पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। और अंतिम सवाल मेरा महेश जी आपसे यह है कि आज आप इस चैनल पर बता के जाइए कि क्या महंगाई कम होगी, क्या मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करेगी? क्योंकि अभी तक अगर आप इसे गलती भी नहीं मान रहे हैं, भूल नहीं मान रहे हैं, तो सुधार कैसे करेंगे, ये मुझे लगता है। इससे पहले कि महेश जी आपके पास में आओ और आप जवाब दें, दो अर्थशास्त्री हैं, उनके कमेंट्स जरा ले लें और उसके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे प्रोफेसर अरुण कुमार और शशांक सौरभ। प्रोफेसर कुमार, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं, और ये पूरी बात हो रही है पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। देखिए, एक होता है कच्चे तेल की कीमत, और बाजार उसको तय करे कि पेट्रोल और डीजल जो है वो कितने पर हो, और उसी अनुपात में हम जानते हैं लगभग उतने ही अनुपात में टैक्स भी है उस पर। ये जो टैक्स का कंपोनेंट बढ़ा है साल दर साल, इसको आप किस तरीके का टैक्सेशन मानते हैं, और क्या ये अब ये मजबूरी हो गई है भारत की कि सारा टैक्स वसूली जो है वो तेल ही से होगी, पेट्रोल और डीजल से ही? देखिए, जो पेट्रोल या डीजल पे टैक्स लगता है उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कि कच्चे तेल का दाम क्या है, दूसरा हिस्सा होता है कि उस पर प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है कंपनियों का, और तीसरा होता है टैक्स का। और टैक्स में फिर जो एक्साइज ड्यूटी कितनी है और वैल्यू एडेड टैक्स वैट कितना है जो स्टेट्स का जाता है। तो अभी तक हुआ ये है नवंबर 4 के बाद कि कंपनियों को जो पैसा कम मिल रहा है, टैक्स उतना ही है, कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है। तो अभी जो ये पैसा बढ़ाया जा रहा है 80-80 पैसे करके, वो जो कंपनियों को लॉस हो रहा था उसको जो भरपाई करने के लिए बढ़ाया जा रहा है। और मेरा मानना ये अल्टीमेटली 15 या 20 रुपए बढ़ेगा, जिससे कि जो कंपनियों को लॉस हो रहा था वो खत्म हो जाए। और अगर सरकार को इसके दाम कम करने हैं तो अपना टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि 40-45 रुपए का जो कच्चे तेल का दाम का जो इसमें आ रहा है, उसके ऊपर 40-45 रुपया और जो टैक्स लगा हुआ है। तो वो 40-45 अगर आप काट दें उसमें से 20-22 रुपए, तो ये तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे और कंपनियों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार की नीतियों पे निर्भर करता है कि ये क्या सरकार चाहती है। सरकार चाहे तो आपका ये कहना है ऑफसेट कर सकती है कि इधर आप टैक्स कम कीजिए ताकि उधर कंपनियों को मुनाफा हो जाए। मैं शशांक सौरभ आपके पास आना चाहता हूं। इन्फ्लेशन से जो आम आदमी है उसको नुकसान हो रहा है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो उससे हमारा ग्रोथ कम हो जाएगा। बिल्कुल, इनडायरेक्ट टैक्स एक रिग्रेसिव टैक्स है, इस रिग्रेसिव टैक्स को कम करना चाहिए। शशांक सौरभ, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शशांक मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अभी प्रोफेसर कुमार बता रहे हैं, ये कोई पहली और बार और कोई अनोखी चीज नहीं बोल रहे हैं। इसी सरकार ने ऑफसेटिंग की है। पहले ये हुआ है कि आपने कंपनीज को वो पैसा डाइवर्ट किया या उनके खाते में जो पैसा गया और इधर से टैक्स कंपोनेंट कम हुआ ताकि जनता पर भार कम पड़े। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है। तो इस बार क्यों नहीं किया जा रहा? अब जैसे प्रोफेसर कुमार कह रहे हैं, ये तब जाके भरपाई होगी जब 15-15 रुपए बढ़ जाए। तो ये 80-80 पैसे आप क्यों बढ़ा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं या तो बढ़ाना है तो पूरा बढ़ाइए और पूरा टैक्स कम कर दीजिए। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा, रोज की अजीब सी एक स्थिति है, 80 पैसा। हाँ जी, फेडरल स्ट्रक्चर में टैक्सेशन सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं टैक्सेशन प्रिंसिपल पे जाऊं तो वैट स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्साइज में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट और सेंटर के बीच में, जो सेस पूल आता है वो सेंटर को जाता है।
अब राज्यों पे भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि वो वैट घटाएं। जब नवंबर दिसंबर में भाजपा शासित राज्यों ने वैट घटाया। शशांक जी देखिए, थोड़ा बहुत जो इसका ज्ञान मुझे है उसके हिसाब से ये चीज साफ है कि सेंट्रल एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स में जमीन आसमान का फर्क है। कितना केंद्र टैक्स ले रहा है और कितना राज्य ले रहा है, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप बात पूरी करने दीजिए, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, मैं अर्थशास्त्र के एंगल से ही आऊंगा, राजनीति नहीं रखूंगा इसमें। हाँ। मेरा बस इतना कहना है कि संवैधानिक ढांचा जो भारत का है उसमें टैक्सेशन एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत चलता है। जब राज्यों को इतना ही कंसर्न है तो वैट भी घटाए जाने चाहिए, जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों ने नवंबर दिसंबर में वैट घटाया। पहली बात। दूसरी बात, एक्साइज ड्यूटी का जो कलेक्शन होता है उसमें 14th फाइनेंस कमीशन या रिसेंटली 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक सर्टेन पोर्शन वापस से केंद्र सरकार के बाद राज्यों को वापस दे दिया जाता है। तो टैक्सेशन का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ केंद्र सरकार के हिस्से जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो खाद्यान्न तेलों की में महंगाई घटी है फरवरी में, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में महंगाई घटी है, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस में महंगाई घटी है, उसकी बात होती है कहीं पे? तमाम वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद यूएस में 42 साल 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यूनाइटेड किंगडम में ऑलमोस्ट 1992 घर में कौन हिसाब रखता है दूध का? रागिनी जी इंटरप्ट मत कीजिए, आपको मैंने नहीं रोका था, प्लीज। नहीं, आप शशांक जी गलत प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए, बोलने दीजिए। सब आपको देख रही हैं, आपका मजाक उड़ा रही होंगी। आप सारे दूध के पैकेट का दाम 2 रुपया इसी महीने मार्च में ही बढ़ा है। वर्ल्ड में और जो दूध वाले घर में देने आते हैं ना, जो भैंस का दूध गाय का दूध घर में देने आते हैं, उन्होंने भी 2-2 4-4 रुपया बढ़ा दिया है। आप कह रहे हैं सस्ता हो रहा है दूध? तो वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से, सप्लाई चेन इंटरप्शन के हिसाब से मैं मानता हूं कि ये बेहतर परिस्थिति है। और प्रोफेसर कुमार शायद एग्री करेंगे, 2022 मार्च में हम बैठे हुए हैं, मगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो मनी सप्लाई है, जिसको हम M3 बोलते हैं फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में, M3 लगभग 20% बढ़ चुकी है मार्च 20 से, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी हमारा उतना ही है, मार्च 20 के बराबर बैठा हुआ है। तो ये तो सिंपल इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स तो इन्फ्लेशन इज बाउंड टू हैपन। प्रोफेसर अरुण कुमार का जवाब, एक सेकंड, इससे पहले कि राजनीतिक जवाब है, प्रोफेसर अरुण कुमार इसका जवाब देना चाहते हैं। ऐसा है कि जो मनी सप्लाई होती है उसके साथ साथ एक वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन भी होता है। तो जब परिस्थिति खराब हो जाती है तो लोग पैसा ज्यादा होल्ड करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन गिर जाती है, तो उतना ही ज्यादा पैसा भी जो दाम नहीं बढ़ाता है। तो ये बात सही है कि इस समय 30 लाख करोड़ रुपए के करीब जो मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन है, और जबकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय 18 लाख करोड़ रुपए करीब था। तो बढ़ तो गया है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन गिर गई है, तो इसलिए उसकी वजह से दाम नहीं बढ़ रहे। दाम बढ़ने के वजह है हमारे इंटरनल जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हमारा इंटरनल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है, हमारे जो समस्याएं आई हैं जैसे चिप्स वगैरह की शॉर्टेज है, उसकी वजह से दाम बढ़े हैं। तो हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है वो सबसे पहले टैक्स से प्रभावित है, फिर बाकी। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने फेडरलिज्म की बात की है कि कुछ पैसा जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, स्टेट्स के पास जाएगा, लेकिन स्टेट्स का पैसा तो जाता नहीं है स्टेट्स के पास, और सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सेस के जरिए से बढ़ाया है जो पैसा स्टेट्स को नहीं जाता। दूसरी बात कि सेंटर के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो जो इनडायरेक्ट टैक्स भी और डायरेक्ट टैक्स दोनों इकट्ठा करता है, जबकि जो स्टेट्स के पास वो टैक्स रिसोर्सेज नहीं है। तो इसलिए स्टेट्स की समस्या ज्यादा है, सेंटर के पास तो अभी भी बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है। अभी कहा कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो बहुत बढ़ गया है, रिवाइज्ड महेश जी क्लोजिंग कमेंट्स ले लें जरा। महेश जी बढ़ गया है, तो रीना जी और रागिनी है, जल्दी प्लीज महेश जी से शुरू करते हैं। हाँ। देखिए, मैं नीना जी की बातों को लेकर ये कहूंगा कि जो नीना जी कह रही थी कि दिल्ली में हमने बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं और बहुत राहत देने की काम कर रहे हैं, अभी ये दावे भी ठोक रहे थे कि हम कहाँ 23,000 करोड़ पर आई थी सरकार हमारी, या 75,000 करोड़ हम टैक्स वसूल करके और पीठ थपथपा रहे हैं। अरे ये टैक्स वसूलने का काम जो कर रहे हो, 75,000 करोड़ के जो वसूल कहाँ से कर रहे हो? ये जीएसटी के माध्यम से ही कर रहे हो ना, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही कर रहे हो ना। क्यों ऐसा कर रहे हो? कम कर दो, दे दो राहत, कह दो कि बीजेपी वाले जो नहीं कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मत करो ना कि कुछ करोगे भी नहीं और अपना आके पीठ थपथपाओगे, उसके बाद कहोगे कि बीजेपी खराब है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अरुण जी की मैं बात करूंगा कि ये कह रहे हैं कि कंपनियों को प्रॉफिट देने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। अरे ये क्या बात हुई है कि उनकी प्रॉफिट कम हो गई, उसकी कहीं घाटा पूरा करने के लिए ऐसा कर रही है सरकार? ये ऐसा तो कुछ है ही नहीं सरकार के पास, ना इस तरह का कोई सरकार ऐसे चीजों को लेकर
अभी पेट्रोलियम का जो आपको जो दाम नहीं बढ़ा, और चुनाव की बात जो कही जा रही है कि पिछले 5 महीने से चुनाव नहीं हुए और 5 महीने में तेल के दाम नहीं बढ़े, तो उसका कारण साहब ये नहीं है। पिछली बहस में भी मैंने यही कहा था कि हमारे पास एक कुशन था, हमारे पास वो तेल भंडारण था जो हमने करके रखा हुआ था। हाँ, वो चुनाव का नतीजा आते ही उसके बाद फिर वो भंडारा खत्म हो गया। अरे सुनिए, सुन लीजिए 1 मिनट सर, हमारी भी बात नहीं देखिए, ऐसे महेश जी जो चीज तर्क संगत नहीं है वो कैसे मान लिया जाए? बोलते ही है नहीं, ये 5 लोग विरोध में बोलते हैं शंकर जी, एक तो कम से कम अपनी बातों को रख लेने दीजिए। आज जब हम ये क्लोजिंग कमेंट है ना संकेत, एक लाइन में बोलना चाहती हूँ। ये कमाल की बात है, अब ये भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो फिर सरकार। अच्छा महेश जी कंक्लूड करिए ना, अभी इतनी देर आप बोले। मैं ये कह रहा हूँ, वक्त कम। रागिनी जी आपको बता रहा हूँ कि ये दीर्घकालिक नहीं होगा, ये अल्पकालिक है। जो कुछ भी है आप देख रही हैं, बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर हम देंगे और मई जून। रागिनी जी का जवाब जल्दी से उसको होगी। मई जून तक सब चीजें आपको ठहराव पे मिलेंगी। क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। किया था उस दिन आप अपनी पीठ थपथपाइएगा, उस दिन तक हम आपका घेराव करते रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाते रहेंगे और आपको बार बार ऐसे ही रीना जी नीति और नियत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इतने भारी बहुमत से आपको जिताया गया है। अब आपकी ये दलीलें नहीं चाहिए देश को। आप अपने फाइनेंस अपना बजट सही से मैनेज करिए और आप राहत दीजिए। ये कहना, आप विपक्ष में नहीं है, ये कहना कि फलाने में वॉर चल रहा है, हम रशिया से 1% से कम इंपोर्ट करती हैं, तो ये दलीलें नहीं चाहिए। आप टैक्स को, बजट को मैनेज करिए, आम आदमी को राहत कर दीजिए ना। महंगाई मची हुई है, बेरोजगारी और टैक्स कम करने का सवाल केंद्र और राज्य सरकार दोनों से किया जा रहा है, लेकिन जिसने जिस अनुपात में बढ़ाया है वो उसी अनुपात में कम करे और उतनी ही जिम्मेदारी ले। मेरे पास वक्त बहुत खत्म हो गया है। आप सब लोगों का इस 80 पैसे की बहस में 80 पैसे से जो रोज, अब देखना होगा कि कल 80 पैसे होगा या नहीं, क्योंकि ये आजकल नया फॉर्मूला हो गया है 80 पैसे। 80-20 का कहीं यही तो फॉर्मूला नहीं था, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कल फिर 80 पैसे के इंतजार में अब तो एक नया बेंचमार्क हो गया। पहले ये होता था कि 30-25 पैसे पर ऐसे लगता था हाय राम कितना ज्यादा बढ़ गया। अब 80 पैसे नया शॉक एब्जॉर्बर तैयार किया गया है।